अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार देर रात मुलाकात की थी। ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर करीब 3 घंटे तक बातचीत होती रही। हालांकि इसके बाद दोनों नेताओं ने केवल 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पुतिन से मुलाकात और बातचीत के बाद ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अलास्का से वाशिंगटन लौटते समय जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से सीज फायर की बजाय तेज शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए कहा है। 18 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाशिंगटन जाने वाले हैं। वहीं ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक लंबी और प्रभावी बातचीत हुई। हमने आमने सामने की बातचीत से शुरुआत की, फिर यूरोपीय नेताओं को भी इसमें शामिल किया। यह बातचीत 1.5 घंटे से अधिक चली, जिसमें लगभग 1 घंटे की द्विपक्षीय बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई। इसके साथ ही जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यूक्रेन इस बात पर जोर देता है कि मुख्य मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर चर्चा की जा सकती है और त्रिपक्षीय प्रारूप इसके लिए उपयुक्त है। सोमवार को मैं वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा, जहां युद्ध और हत्याओं को समाप्त करने से संबंधित सभी विवरणों पर चर्चा होगी। इस आमंत्रण के लिए मैं आभारी हूं। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। दरअसल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से रूस का कद खुद ही बढ़ गया है। इस मीटिंग से अभी स्पष्ट हो जाता है कि असल में पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे हैं। जानकारों का इस पर क्या मानना है, सुनिए। ये बहुत जल्दी होगा बताना कि पॉजिटिव निकले, नेगेटिव निकले, किसके लिए पॉजिटिव निकले, किसके लिए नेगेटिव निकले। रशिया के लिए पॉजिटिव निकले, यूक्रेन के लिए नेगेटिव निकले। तो ऐसी अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा। पर एक चीज साफ लगती है कि ट्रंप खुश थे इस समिट से, और 3 घंटे जो उनकी आपस में बातें हुई उसमें ये लगता है कि पुतिन ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और शायद कन्विंस हो भी गए ट्रंप कि रशिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, सिंबॉलिकली जो अलास्का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अलास्का रशिया से ही खरीदा था अमेरिका ने, और अलास्का का एक जो हिस्सा है, जो एक एंड पॉइंट है, वो रशिया से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। सो पुतिन ने इसी इशू के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया लगता है अपनी प्रेस स्टेटमेंट में भी, क्योंकि कई बार उन्होंने ये रेफरेंस दिए कि देखो अलास्का में अभी भी 60-70 नाम जो हैं सड़कों के जगह के वो रशियन है। तो सिंबॉलिकली वो ये बताना चाहते थे कि रशिया अमेरिका रिलेशंस जो हैं एज 2 मेजर कंट्रीज ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कंपेयर टू रशिया यूक्रेन इश्यूज, जो वो आपस में सॉल्व कर लें तो बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने अपने प्रेस एड्रेस में ये कहा था कि यूक्रेन और यूरोप को चाहिए कि वो अटकलें ना लगाएं अगर वो पीस चाहते हैं रीजन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पुतिन ने शायद ये भी बताया है कि देखिए अमेरिकन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, माइनिंग इंटरेस्ट रेयर मिनरल्स के बारे में वो रशिया में ज्यादा सफल हो सकते हैं बनिस्बत के दूसरे देशों में, चाहे वो यूक्रेन हो या और कोई यूरोप का देश हो। तो इस सब में लगता है मैसेज सक्सेसफुल हो गया है और ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हाँ रशिया फ्रूटफुल पार्टनर हो सकता है अमेरिका का, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। वही बात है पीस फॉर्मूला, क्या पीस फॉर्मूला होगा जिसके चलते सीज फायर हो, उसमें कुछ ना कुछ ट्रंप तो थोपेंगे यूरोप के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी। परंतु ये मैं नहीं मानूंगा कि बॉल जो है वो केवल यूरोप और जेलेंस्की के कोर्ट में है।
मेरे ख्याल से ये बॉल जो है इन चारों के कोर्ट्स में है, या आप कह लीजिए डबल्स के मैच चल रहे हैं, राइट। तो चार लोगों के खेमों में सबके ऊपर ये क्वेश्चन है और चैलेंज है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, ये कहा जाएगा और कहा जा भी रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ हद तक माना भी जा सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को मैनिपुलेट किया, जो कि यूरोप कहता है, यूरोप को ये डर है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के बीच में दरारें पैदा करता है अपनी स्कीम से, और वो कुछ हद तक है भी, क्योंकि पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसने कहा कि हम और ट्रंप मिले, आगे कदम उठाए जाएंगे, पर मैं ये वार्न करता हूं ज़ेलेंस्की को और यूरोप को कि इस डिस्कशन, ये जो वार्ता चल रही है, इसको सैबोटाज ना करें। तो पुतिन ने ऑलरेडी एक चाल चल दी है अमेरिका और रशिया के बीच में दरारें बढ़ाने की। अब देखना है आगे कि यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। मेरे विचार से इस समय सबसे परेशान और अनहैप्पी जो है वो यूरोप है। ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की सबसे अनहैप्पी है, यूरोप भी बहुत अनहैप्पी है। अमेरिका और रशिया आई थिंक मोर और लेस रशिया सबसे खुश है, अमेरिका को है ओके मैंने अपना करा। एक और चीज है, जब ये मीटिंग थी तो इसमें जब ये दोनों देश गए हैं ट्रंप और पुतिन, ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी, ये मीटिंग पहले थी रशिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि उनको कैसे रीसेट करें। रशिया का वो एम था और ट्रंप का भी एम था कि रशिया के साथ क्या बिजनेस करा जा सकता है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, आर्कटिक में क्या एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस कोऑपरेशन, ये वो सारे मुद्दे। और फिर उसी के साथ ये नो डाउट कि रशिया यूक्रेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे सुलटाया जाए। कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो बात करी जा रही थी, जैसे कि सीज फायर हो जाएगा, वो नहीं हुई, और वो मेरे विचार से इम्प्रैक्टिकल है। हमें सोचना है कि सीज फायर इस मीटिंग में हो जाती। दुनिया को जो मिला और भारत को जो मिला इस मीटिंग से, आई थिंक पहला तो ये मिला कि ये जो दुनिया बट रही थी, अभी भी बट रही है भागों में, रशिया को अलग थलग करके अब रशिया वापस दुनिया की टेबल पे आ रहा है, आ गया है, रीसेट है। क्योंकि रशिया को अदरवाइज सैंक्शंस और सारा कुछ दुनिया से वर्चुअली काट दिया जा रहा था। तो ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक बेहतर है कि रशिया जैसी सुपर पावर जो थी, हालांकि अब इतनी नहीं है बट फिर भी बहुत भारी भरकम है, वो वापस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ गई है। दैट इज वन। सेकेंड ऑफ कोर्स ये है कि आने वाले वक्त में अब अगले कदम होंगे सीज फायर की तरफ, एक पीस फॉर्मूला की तरफ। इस मीटिंग में एक चिकन एंड एग सिचुएशन थी। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीज फायर हो जाएगी, मीटिंग के बाद हो जाएगा कि रशिया के सारे बम और गन्स साइलेंट हो गए, बम गिरने बंद हो गए। पर उसका होना इम्प्रॉबेबल था, क्योंकि जब तक पीस फॉर्मूला नहीं है कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है जो यूक्रेन रशिया के बीच में, जब तक वो सेटल ना हो तब तक सीज फायर कैसे हो। तीसरा, भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो, राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्टर्स होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके, अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन, और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा। तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर आउटकम है, दुनिया के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए आउटकम ठीक है, रशिया के लिए भी ठीक है। क्योंकि रशिया चाइना के खेमे में जा रहा है, और अगर ये हालात चलते रहें तो रशिया चाइना के बहुत निकट हो जाएगा, जो कि भारत को नुकसान है। तो भारत के लिए एक वो और फायदा है कि अगर अमेरिका और रशिया के रिश्ते न्यूट्रल नॉर्मल ट्रैक पे आए
तो रशिया की जो जरूरतें हैं चाइना को लेकर के वो कम होंगी और रशिया और एक अलग पोल पर भी चलेंगे।